नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना मथुरा। चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। देश में कोरोना टीकाकरण को 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं टीकाकरण अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को सलाम करता हूं। मोदी ने कहा कि हमारे टीकाकरण कार्यक्रम ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में काफी ताकत जोड़ दी है। देश में कोरोना टीकाकरण को 1 साल पूरा होने पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में आज भारत ने विश्व के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान का 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वहीं हरियाणा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। विज ने कहा कि हरियाणा में तेजी के साथ वैक्सीन की जा रही है। विज ने स्पष्ट किया कि अभी तक करीब 7 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि अब निर्णय लिया गया है कि जो बच्चा कोरोना वैक्सीन की डोज नहीं लगवाएगा उसे स्कूल खोलने के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। उधर पलवल के होडल में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को ग्राम लेवल और बूथ लेवल पर मनाने को लेकर ग्राम प्रमुख और बूथ प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। इस दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। साथ ही इसके हथीन के विधायक प्रवीण डागर भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि हरियाणा में शहीदों के नाम पर एक म्यूजियम बनाया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चल सके कि देश को अंग्रेजों से जो आजादी मिली है उसमें देश के किन किन सपूतों का योगदान रहा। उधर कानपुर के पूर्व कमिश्नर असीम अरुण ने रविवार को बीजेपी की सदस्यता ली। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने असीम अरुण को बीजेपी ज्वाइन करवाई। बताया जा रहा है कि असीम अरुण बीजेपी के टिकट पर कन्नौज से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। असीम अरुण मूल रूप से कन्नौज के ही रहने वाले हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सपा में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, बीजेपी में वो आते हैं जो दंगा रोकते हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी किस्मत मचवा रही है। ओवैसी ने यूपी चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों को अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान ने रविवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। वे सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने सपा ज्वाइन की। इस सभा में शामिल होने के बाद में दारा सिंह चौहान ने कहा कि दलितों पिछड़ों ने बीजेपी की सरकार बनवाई, लेकिन योगी ने दलितों पिछड़ों के हितों की ही अनदेखी की। दारा सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार में जब बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई तो उन्होंने सरकार और बीजेपी को छोड़ने का फैसला कर लिया। दारा सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने पर देश और दुनिया के लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने के 3 महीने के भीतर जातीय जनगणना करवाई जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जरूरत पड़ी तो दलितों पिछड़ों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में लाभ दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे ठाकुर आदित्य ने समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य में विधानसभा चुनाव को कुछ दिन के लिए टालने का अनुरोध किया है। इसे लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा।
उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को होने वाले चुनाव को कम से कम 6 दिन के लिए टाल दिया जाए। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया। मुख्यमंत्री चन्नी ने पत्र में लिखा कि 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती के मद्देनजर राज्य के अनुसूचित जाति समुदाय के कई लोगों के वाराणसी आने की संभावना है। ऐसे में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव को कम से कम 6 दिनों के लिए स्थगित कर दें। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद रविवार को सिरसा पहुंचे और डबवाली रोड स्थित क्लब में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। क्लब में नवनिर्मित द लाउंज भवन का उद्घाटन किया, साथ ही कर्मचारियों के आवासीय भवन का भी उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम ने इस दौरान कहा कि ये क्लब प्रदेश का सबसे पुराना क्लब है, जो उपायुक्त की अध्यक्षता में शहर में प्रतिष्ठित लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। रेस्टोरेंट में परिवारों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस तरह के क्लब अन्य जिलों में स्थापित करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 3 जिलों में इस तरह के सोशल क्लब स्थापित करने के लिए जगह का चयन भी कर लिया गया है। डिप्टी सीएम ने प्रदेश में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण लागू होने को ऐतिहासिक बताया। वहीं ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत स्कूलों में एडमिशन का आखिरी दिन था, लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी के चलते कई बच्चों को अब तक दाखिला नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर रिश्वत लेकर पेट्रो उत्पादों में छूट देने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक मार्केटिंग ES रंगनाथन को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान लगभग 3.25 करोड़ रुपए की नकदी और जेवरात बरामद किए गए। सीबीआई के अधिकारी ने बताया कि गेल के निदेशक मार्केटिंग ES रंगनाथन के नोएडा सेक्टर 62 स्थित घर पर चली छापेमारी के दौरान 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा की नकदी और जेवरात बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान सीबीआई को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए। सीबीआई ने इस मामले में शनिवार को 2 बिचौलियों समेत निजी कंपनियों के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। करनाल में ठंड का डबल अटैक जारी है। एक तरफ घना कोहरा, दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड ने जनजीवन प्रभावित कर रखा है। शहर वही शीतलहर के चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कृषि मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश कुमार ने बताया कि फिलहाल लोगों को ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे 19 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है। कृषि मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश कुमार ने कहा कि शीतलहर का गेहूं की फसल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बीते दिनों हुई बारिश और शीतलहर के चलते सरसों की फसल को नुकसान हो सकता है। देश में कोरोना वायरस पे काबू होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,71,202 नए केस सामने आए। 314 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 15,50,000 के करीब हो गई है। तो इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 4,86,067 हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीके की 156 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से 7,743 लोग संक्रमित हो चुके हैं। ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में हैं। एम्स भुवनेश्वर के 250 डॉक्टर और स्टाफ कोरोना संक्रमित मिले। भारी संख्या में डॉक्टर और कर्मियों के पॉजिटिव मिलने के बाद प्रबंधन ने ओपीडी सेवा को सोमवार से बंद करने का फैसला लिया है। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 8,900 नए मरीजों की पहचान हुई। वहीं नए मामलों में से सबसे ज्यादा 3,378 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 1,396, अम्बाला में 536, पंचकुला में 510, सोनीपत में 414, करनाल में 360 नए केस मिले हैं। प्रदेश में नए मामलों में बढ़ोतरी के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 51,253 तक जा पहुंची है। वहीं बीते रोज कोरोना से 6 मरीजों की मौत हो गई है। इस महामारी को पूरी तरह से मात देने के लिए प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 67,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई।
वहीं लगातार बढ़ रही महामारी के चलते अब सामाजिक संस्थाएं भी अलग अलग क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कैंप लगा रही हैं, जिसके चलते बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में जिला स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें खास तौर पर 15 से 18 साल के किशोरों में वैक्सीनेशन को लेकर भारी उत्साह देखा गया। अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाकर अभिभावक भी काफी खुश नजर आए। इस दौरान किशोरों का कहना है कि वे वैक्सीनेशन के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब सरकार ने उनके लिए रास्ता खोल दिया है, वे वैक्सीनेशन करवाकर खुश हैं। देश और प्रदेश में जहां कोरोना बेलगाम हो गया है, तो दूसरी ओर प्रदेश के गोहाना जिले में भी रोजाना 20 से 25 मरीज सामने आए। इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग चिंता में है। वहीं डॉक्टर चक्रवर्ती ने बताया कि जिले में अब तक कुल 100 मरीज मिल चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक कोई भी मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ। परिवार पहचान पत्र में जिन लोगों ने अपनी इनकम कम बताई हुई है, सरकार द्वारा ऐसे लोगों की इनकम वेरिफिकेशन करवाई जा रही है। अंबाला में अभी तक 3 चरणों में 86,000 घरों की इनकम वेरिफिकेशन हो चुकी है। चौथे चरण में 52,000 ऐसे परिवारों की इनकम वेरिफिकेशन होगी जिन्होंने इनकम 3 लाख से कम दर्शाई हुई है। सोहना के रिठोज गांव में तोड़फोड़ के लिए पहुंचे जिला योजनाकार विभाग की टीम पर सवालिया निशान लगे हैं। जिला योजनाकार विभाग ने जिस जमीन पर तोड़फोड़ की थी, उस जमीन का मामला अदालत में विचाराधीन है और अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। कई लोगों ने आरोप लगाया कि डीटीपी के दस्ते ने बिना कोई नोटिस और जानकारी दिए तोड़फोड़ शुरू कर दी है। साथ ही उस ऑफिस में आग लगा दी जहां पर बिल्डिंग मटेरियल का काम किया हुआ था। वे लोगों ने कहा कि आग लगाने के बाद डीटीपी अपनी टीम को लेकर मौके से भाग गया। इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। वहीं बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले विपिन ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन के साथ लगती हुई जमीन एक बिल्डर की है, जिसके इशारे पर जमीन हड़पने के लिए तोड़फोड़ की गई। कोरोना काल में रोडवेज विभाग की बसों को कई रूटों पर बंद कर दिया गया था। बसों के बंद होने से विभाग को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था। अब विभाग धीरे धीरे उन रूटों पर एक बार फिर से बस सेवा बहाल करने जा रहा है। विभाग ने पलवल से जयपुर जाने वाली बस सेवा को बहाल करने का फैसला लिया है। इस रूट पर सोमवार से रोडवेज विभाग की बस एक बार फिर से दौड़ने लगेगी। इस रूट पर विभाग को रोजाना 30 से 35,000 का मुनाफा होता है। इस रूट पर बस सेवा शुरू होने से निश्चित तौर पर को भी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, उन्हें ये सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें ही बस में सफर करने दिया जाएगा। इस दौरान विभाग द्वारा कोरोना नियमों का बखूबी से पालन किया जाएगा। सिरसा जिले में पुलिस की ओर से ई रिक्शा वालों के चालान काटे जाने के विरोध में ई रिक्शा संचालक सामने आ गए। जिले के देवीलाल पार्क में ई रिक्शा चालक एकत्रित हुए। वहीं दूसरी ओर ई रिक्शा संचालकों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला सिरसा में। साथ ही मौके पर मौजूद यूनियन प्रधान कुलदीप ने कहा कि जिले में 1000 ई रिक्शा चालक हैं जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने नगर परिषद की ओर से नंबर लगाने की मांग की। उधर करनाल पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से एक गाड़ी और कैश बरामद किया है। ये तीनों शातिर ठग धोखे से लोगों का एटीएम बदलकर उससे रुपए निकाला करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि वो ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाते थे जिन्हें एटीएम से रुपए निकालने के बारे में कम जानकारी होती थी, और जो लोग कम पढ़े लिखे होते थे, ऐसे लोग आसानी से उनकी ठगी का शिकार हो जाते थे। वहीं पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज घर में ही है और ऐसे में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हम बात यमुनानगर की कर रहे हैं, जहां यमुनानगर में कलयुगी पिता ने उसे रिश्ते को कलंकित कर दिया। दरअसल पिता ने अपनी ही 16 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत दी और शिकायत मिलते ही पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उधर कनीना उपमंडल के गांव सेहलंग में
बस स्टैंड पर एक अध्यापक की लाश मिली है। इस घटना के बाद मृतक के पिता रामनिवास ने बताया कि मेरा लड़का कल घर से चला गया था और कहकर गया था कि वह किसी काम के लिए जा रहा है। उन्होंने बताया कि वह फोन भी नहीं लेकर गया था, लेकिन शाम को हम सब लोगों ने उसकी हर जगह तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। एक तरफ प्रदेश में कोरोना ग्राफ बढ़ रहा है तो दूसरी ओर लोगों की लापरवाही भी तेजी से बढ़ रही है। रेवाड़ी शहर में लगने वाले संडे बाजार में लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। यहां पर पूरी तरह से लोग बेपरवाह नजर आए। बाजार में लोग न सिर्फ बगैर मास्क के नजर आए, बल्कि कुछ लोग ने तो कैमरा देखने के बाद मास्क पहनना शुरू किया। इतना ही नहीं, सामाजिक दूरी की भी लोग अनदेखी करते हुए नजर आए। जिला उपायुक्त के संडे बाजार पर रोक लगाने के बावजूद भी बाजार लगाई गई, नियमों की अनदेखी की गई, जबकि जिले में कोरोना के बाद 367 एक्टिव केस हैं। दरतिया में शुक्रवार की रात बुढलाडा रोड पर मेडिकल दुकान पर पत्थरबाजी और मारपीट के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस जांच में मेडिकल संचालक की ओर से दर्ज 2 लाख रुपए लूट की बात गलत साबित हुई है। साथ ही पुलिस मेडिकल दुकान पर मारपीट करने के विरोध में सड़क जाम के दौरान उत्पात मचाने वालों के खिलाफ पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आई। वहीं दूसरी ओर यमुनानगर एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने स्मैक तस्करी के सरगना को 15 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे मामले में अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। उधर अम्बाला कैंट थाना पुलिस ने न्यू महाराजा ढाबा के पास रेड मारकर 8 जुआरियों को हिरासत में लिया। आरोपियों के पास से 83,000 की रकम बरामद की गई। अम्बाला कैंट थाना सदर के एसएचओ नरेश शर्मा ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के सामने न्यू महाराजा ढाबा के पास कुछ लोग जूआ खेल रहे हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। पानीपत में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जिले में व्यापारियों से फिरौती के नाम पर वारदातें बढ़ती जा रही है। एक बार फिर बेखौफ बदमाशों के व्यापारी से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। अनाज मंडी के एक आड़ती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उससे इंटरनेट कॉलिंग पर 25 लाख की फिरौती मांगी गई थी और नीरज बवाना गैंग का नाम लेकर डराने धमकाने की कोशिश की गई। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झज्जर में घने कोहरे के चलते नेशनल हाईवे 71 पर बूढ़ा गांव के बाईपास पर एक ट्राला और कैंटर की टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों गाड़ियों के चालकों की मौत हो गई, जबकि एक का सहायक गाड़ी के कैबिन में फंस गया। वहीं पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। जांच अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि हादसे में यूपी निवासी गौरीशंकर के अलावा दूसरे ट्राले में सवार जींद जिले निवासी करीब शमशेर की मौत हो गई है। उधर फरीदाबाद के तिगांव हाड़ा क्लब में लगन सगाई समारोह देखते ही देखते मातम में बदल गया। समारोह में गांव के एक युवक पर गांव के ही कुछ युवकों ने फायरिंग कर दी और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गांव के लोगों की माने तो पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारी गई है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 16 जनवरी 1946 को जन्मे कबीर बेदी 76 साल के हो गए हैं। 1971 से फिल्मी दुनिया में सक्रिय कबीर ने तकरीबन 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इनमें बॉलीवुड फिल्मों के अलावा कई इंटरनेशनल फिल्में भी शामिल हैं। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले के बाद बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने कोहली के सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट किया कि राजा हमेशा राजा रहता है। वहीं विराट कोहली के टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी से इस्तीफा देने के साथ ही अगले लीडर की तलाश शुरू हो गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को अब कोहली के ही सरीका के नया कप्तान तलाशना होगा। कोहली भारतीय टेस्ट इतिहास के सबसे सफल कप्तान हैं। उन्होंने टीम को जिताने के लिए हर तरह का जोखिम भी उठाया है, चाहे वह 5 गेंदबाज खिलाना हो या फिर हार का ही जोखिम क्यों ना हो।
यही वजह रही कि कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम नंबर 1 टेस्ट टीम बनी और विदेशों में परचम लहराया गया। विराट कोहली ने वनडे और टी20 के बाद अब भारत की टेस्ट टीम की कप्तानी भी छोड़ दी है। उन्होंने ट्वीट कर फैंस को यह जानकारी दी। विराट ने टीम इंडिया के लिए अब तक 68 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है। भारत ने 40 मैचों में जीत हासिल की है। टीम इंडिया को हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने की जानकारी ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने ट्विटर पर एक लंबा लेटर लिखा। उन्होंने बीसीसीआई और अपने फैंस का शुक्रिया कहा। इसके साथ ही विराट ने अपने अब तक के सफर का जिक्र भी किया। विराट ने खत में लिखा कि मैंने पिछले 7 सालों में कड़ी मेहनत के साथ टीम को सही दिशा में ले जाने की कोशिश की है। मैंने अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाया। भारत ने 2022 अंडर-19 विश्व कप का आगाज जीत के साथ किया। गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 45 रन से मात दी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 46.5 ओवर में 232 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 45.4 ओवर में 187 रन पर सिमट गई। कप्तान यश धुल और स्पिनर विक्की औहतवाल टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले लक्ष्य सेन ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडिया ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। न्यूजीलैंड में टोंगा के पास समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटने के बाद शनिवार को तट की ओर बढ़ती विशाल लहरों को देखा गया। वहीं लहरों के कारण नुकसान कितना हुआ है, किसी के हताहत होने की भी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। इस कारण इस छोटे देश के साथ संपर्क और संचार सेवाएं उतनी अच्छी नहीं हैं। टोंगा मौसम विज्ञान सेवा ने बताया कि पूरे टोंगा के लिए सुनामी की चेतावनी लागू की गई है। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र के आंकड़ों ने 80 सेंटीमीटर ऊंची लहरों का पता लगाया है। वहीं अमेरिकी सामोआ के निवासियों को भी स्थानीय प्रसारकों और साथ ही साथ गिरजाघरों ने घंटी बजाकर सुनामी के प्रति आगाह किया, जिसके बाद तटीय इलाके से लोग ऊंचे स्थान पर चले गए। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। वो 83 साल के थे। बिरजू महाराज का असली नाम बृजमोहन मिश्रा था। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज के पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत को उत्तराखंड मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल को भेजी है। इसके अलावा बीजेपी ने भी उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर लिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं से मिलने जैसी गतिविधियों में शामिल होने के चलते हरक सिंह रावत को बर्खास्त किया गया है। सोमवार को कांग्रेस में वो शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ ही वो 2 बीजेपी विधायक भी कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। फिलहाल के लिए सुपरफास्ट खबर में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।